हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कैमवेदा। और आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे मार रहे होंगे। और कल हमने कंप्लीट किया हमारा सॉलिड स्टेट संडे स्पेशल क्लास थी कल आपकी। आई थिंक आपको कुछ टॉपिक्स नए सुनने को मिले होंगे, कुछ मजा आया होगा पढ़ के। और कुछ क्वेश्चंस जो आपके रहते होंगे शायद किसी टॉपिक से कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, तो वो भी शायद आपके सोल्व हो गए हो वहां से। तो नहीं हुए तो मुझे भेजिएगा डाउट्स, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा उसको। तो कल हमने कंप्लीट किया था हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर, हमारा कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। जो उतना टॉपिक मैं करवा सकता था मैंने आपको करवाया। आई होप कि आपको सारा चैप्टर अच्छे से आ गया होगा और जो क्वेश्चंस उसके हैं वो आप आसानी से कर लोगे। ओके, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सॉलिड स्टेट के बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत से बच्चों को डाउट्स होते हैं इसके अंदर, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं अच्छे से। मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर्स में, जो भी आगे लेक्चर हमारे आएंगे उन लेक्चर्स के अंदर मैं उन टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूं। और जो डाउट्स आपके हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हों या थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हों, वो बहुत अच्छे से आपके सोल्व हो सके। ओके, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इजी चैप्टर है भाई, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। खास करके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर तो न्यूमेरिकल्स बेसिकली मिलती ही है और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। थ्योरिकल पोर्शन थोड़ा कम आता है बट न्यूमेरिकल पोर्शन में फोकस थोड़ा ज्यादा रहता है इन चैप्टर्स में से। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आई होप कि आपने जैसे सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन को पढ़ा वैसे ही आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी पढ़ोगे। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को आगे शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब भी करवाओगे और लाइक भी करोगे, ठीक है। और कमेंट्स भी आपके आएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा काम पे आते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, सबसे पहले हम उसका नामकरण करेंगे। नामकरण तो किया हुआ है, सिर्फ हमें नाम लिखना है। तो आज सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे और उसका सबसे पहले जो नाम था वो क्या था, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। मेरे खास, मेरा तो लगभग ये लीजिए इंपॉर्टेंट फेवरेट चैप्टर है। बेसिकली मजा आता है पढ़ाने में, पढ़ने में मजा आएगा आपको, ऐसी उम्मीद है मुझे। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें क्या सिखाती है, मैं एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूंगा इसको। सीधा ही एग्जांपल स्टार्ट करूंगा मैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आपके घर में टीवी होगा, टीवी का रिमोट होगा, रिमोट के अंदर सेल होगा, होगा कि नहीं होगा। आपके घर के टीवी है, टीवी का रिमोट है, रिमोट में सेल है। आपके घर में एसी होगा, एसी का रिमोट होगा, रिमोट में सेल होगा, होगा। आपके हाथ में घड़ी होगी, घड़ी में सेल होगा, होगा। आपके पास फोन होगा, फोन में बैटरी होगी, होगी। सभी चीजें बैटरी या सेल से चल रही हैं जो आपके आसपास हैं थोड़ी बहुत। और उन सभी सेल या बैटरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, सभी सेल या बैटरी के अंदर केमिकल प्रेजेंट्स हैं। उन केमिकल्स की वजह से ही आप उन डिवाइसेस को चला पा रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे कि कैसे केमिकल्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो ये बात हम सीखेंगे। दूसरा, आपके घर में इन्वर्टर भी होगा और जब इन्वर्टर की चार्जिंग नहीं रहती है तो आप उसको इन्वर्टर को चार्ज करते हो, मतलब उसको बिजली दे रहे हो, तो उससे अंदर के जो केमिकल है उसके वो एक्टिव हो जाते हैं। तो आप दूसरा काम भी कर रहे हो, आप बिजली देकर केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, केमिकल्स को प्रिपेयर कर रहे हो। फोन की बैटरी में भी ऐसी होता है, जब तक आप फोन यूज कर रहे हो बैटरी चल रही है, जैसे बैटरी खत्म हो गई तो आप बैटरी को चार्ज करते हो, है ना। तो वहां पर क्या कर रहे हो, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो बैटरी को। एक्चुअल में आप बैटरी के केमिकल्स को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। यानी हम ध्यान से देखें तो यहाँ दो बातें हो रही हैं। एक कि केमिकल की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, पहली बात तो ये हो रही है। और दूसरा कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इस चैप्टर में हम दोनों तरीके सीखेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। दो बातें समझ आ गई। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें क्या देता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें रिलेशन बता रहा है किसके बीच में, केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में। ये बिल्कुल बेसिक से आसान सी डेप्थ मतलब हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये लिख के दूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो इट टेल्स अबाउट द रिलेशन, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। या और भी आप क्या लिख सकते हो इसकी बजाय, इसकी बजाय आप ये भी बता सकते हो कि इट टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी
ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही चीज सीखेंगे कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शन के साथ रिलेट करवा सकते हैं आपस में। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। यहां तक क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना क्या है हमें बेसिकली, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है भाई, देखिए केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और ऐसा हो रहा है हमारे आसपास। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां हम सेल या बैटरी की हेल्प से ही हमारे डिवाइसेस को चला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। हर जगह हमें ज्यादा बिजली नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत बिजली चाहिए तो हम थोड़ी बहुत बिजली के लिए सेल या बैटरी यूज कर लेते हैं। हाँ, इन्वर्टर में हमें ज्यादा बिजली मिलती है, देखिए है ना, दोनों तरह से हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है वो। तो बेसिकली ये हमने आज सीखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताता क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं इसी टॉपिक पे। देखिए दो बातें हो रही थी, मैंने आपको जो भी स्टार्टिंग एग्जांपल से दी। या तो मैं केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं, इट मींस कि मैं केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। एक बात तो ये हो रही है, अभी तो मैं रिलेशन बोल रहा हूं कि या तो मैं केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, पहली बात। दूसरी बात, या मैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन करवा रहा था, इट मींस कि मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूं केमिकल एनर्जी के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या केमिकल एनर्जी को हम कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये वाली। चलिए, तो आई थिंक आपको चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या सीखना है। तो इसको मैं साफ कर देता हूं डेफिनेशन को, और उसके बाद आपका थोड़ा सा टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जी, देखिए भाई होता क्या है, होता ये है कि अगर दो तरह की रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, उससे पहले जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी है, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो एक एप्लीकेशन है। किसकी? हमने 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था। तो ये जो एप्लीकेशन है ये रेडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशन है। इट मींस कि हम अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। या अगर हम कोई रेडॉक्स रिएक्शन करवा रहे हैं तो किसकी हेल्प से करवा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करवा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन याद दिलवा देता हूं। हालांकि आपको अच्छे से आता होगा बहुत से बच्चों को कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, बट फिर भी दो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती थी। और देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में आपने कंसेप्ट पढ़े थे ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, पढ़ा था कि रेडॉक्स में दो वर्ड होते थे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो अगर रेडॉक्स में दो वर्ड होते थे हमारे पास, रेडॉक्स एक होता था रिडक्शन और एक होता था हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो इसको आपको समझाने के बहुत से तरीके आपके टीचर्स बताते होंगे 11th में। क्या? जैसे कि ये बताया गया होगा कि जो हाइड्रोजन लूज करे वो रिडक्शन करता है, जो ऑक्सीजन लूज करे वो ऑक्सीडेशन करता है। इस तरह कुछ बताया गया था ना? कि बताया गया था? नहीं बताया गया था? क्या बताया गया था? ये बताया गया था ना कि जो हाइड्रोजन गेन करे वो क्या करता है? रिडक्शन करता है, और जो ऑक्सीजन गेन करे वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। और जो ऑक्सीजन लूज करे वो क्या करता है? रिडक्शन करता है। जो हाइड्रोजन लूज करे वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। ये कंसेप्ट तो फिर हम कहते हैं कि बिल्कुल हर जगह अप्लाई नहीं हो पा रहा था हमारे पास। तो एक नया कंसेप्ट दिया गया था, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट दिया गया था ना। तो पूरी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट पर ही अप्लाई होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट पर ही आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अप्लाई होती है। इसी कंसेप्ट के बेस पे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना है, ठीक है। रिडक्शन क्या होता था? रिडक्शन हमारा होता था कि अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो उसका क्या होता था? उसका रिडक्शन होता था, ठीक है। और इसी प्रकार अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, तो वो क्या करती थी? वो ऑक्सीडेशन करती थी। यानी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो उसको क्या बोलते थे हम? अब देखिए कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें सिर्फ रिडक्शन होगा या सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा, उसमें दोनों प्रोसेस साथ में होती है। रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन दिया भी जाता है, अब देने वाला है तो कोई लेने वाला भी होगा। तो अगर ये दे रहा है तो ये लेने वाला भी है, या उल्टा बोल सकते हैं कोई लेने वाला है तो लेगा कब? कोई जब देने वाला होगा। तो दोनों का होना जरूरी है, ऑक्सीडेशन का होना भी जरूरी है और रिडक्शन का होना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल याद दिलवा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि हाँ सर ये कुछ हमने सीखा था ऐसा। देखिए जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में हम रिएक्शन करवाते थे इस तरीके से। तो यहां से हमें क्या मिलता था? यहां से हमें जिंक सल्फेट और कॉपर मिलता था, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन करूं तो ये जिंक एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूं कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4
2 नेगेटिव, ठीक है। यहां से क्या लिखेंगे, Zn2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, साल्ट है भाई ये, इसे लिख सकते हैं इसको ऐसे, और Cu। अब ध्यान से देखिए भाई, ये कॉमन है, उसको हम थोड़ी देर खत्म कर देते हैं, मान लेते हैं कि है ही नहीं यहाँ पे। तो एक्चुअल में देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो जिंक हमारा है वो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में आ गया, आया ना। इसका मतलब जिंक ने क्या किया है, इसका मतलब जिंक ने आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है, लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम कॉपर को देखें तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में आ गया है, इसका मतलब यहां इसने क्या किया है, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है आपको साफ साफ, ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, मतलब ये कौन सी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन। और ये वाली कौन सी प्रोसेस हुई, ऊपर वाली, रिडक्शन। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रही है, देखिए लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या बोल रहे हैं हमें, ये कैसी प्रोसेस हुई हमारी, ये हमारी एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई। यहां तक क्लियर हो गया कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती थी, कैसे ऑक्सीडेशन होता था, कैसे रिडक्शन होता था, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी है भाई, आप NaCl को बोल सकते हो ऐसे ही, 2NaCl बनता था। अब यहाँ पर Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल किसके आपके, रेडॉक्स रिएक्शन के हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा रेडॉक्स के बारे में बता दिया कि क्या होता था, रिडक्शन बता दिया क्या होता था, और ऑक्सीडेशन बता दिया क्या होता था, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से लिख सकते हैं ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, एप्लीकेशन है, किसकी, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है हमारी, एप्लीकेशन है किसकी, रेडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है। इसको साफ कर दें और फिर नए टॉपिक पे आपके आते हैं आज। देखिए भाई, कोई भी रिएक्शन हो आपकी, वो 2 तरह की हो सकती है, या तो वो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो अपने आप होंगी, ठीक है, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो अपने आप नहीं होती हैं। तो वही बात हम रेडॉक्स रिएक्शन में बोल सकते हैं कि कुछ रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी होंगी जो अपने आप होंगी, और कुछ रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी होंगी जो अपने आप नहीं होंगी। इट मींस कि जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है वो 2 तरह की हो सकती है, जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है वो आपकी 2 तरह की हो सकती है। एक आपकी हो सकती है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, और दूसरी आपकी हो सकती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। 2 तरीके हो सकती हैं आपकी, ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो दैट इज स्पॉन्टेनियस, और ऐसी रिएक्शन जो अपने आप ना हो उन्हें क्या बोलते हैं हम, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब जहां इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, उस रिएक्शन में क्या होगा, उस रिएक्शन में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर कोई रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है, यानी अपने आप हो रही है, तो अगर वो अपने आप होगी तो उसमें एनर्जी निकलेगी, और उसी एनर्जी को हम किस में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदल सकते हैं। तो एक रिएक्शन तो वो हो गई स्पॉन्टेनियस, दूसरी कौन सी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। यहां पर रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, इसका मतलब हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो यहां पर रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब तो कंसेप्ट समझ में आ गया हो अच्छे से कि कैसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस बात में कि सर कैसे याद करें इस बात को। बहुत बढ़िया तरीका है भाई कि देखिए रेडॉक्स रिएक्शन आपकी 2 तरह की हो सकती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कुछ रिएक्शन ऐसी होती है रेडॉक्स जो अपने आप हो जाती है, जैसे जिंक वाली रिएक्शन थी, ये अपने आप हो जाती है, जो मैंने एग्जांपल दिया था। अगर ये रिएक्शन अपने आप हो जाती है तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि हमें क्या मिल सकती है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल सकती है। लेकिन अगर आपने लोअर क्लासेस में एग्जांपल पढ़ा होगा एक 10th क्लास में या 9th क्लास में, जहां पर हम ये करते थे भाई, जो 2H2O है, यहां पर हम लिखते थे इलेक्ट्रिक चार्ज, लिखते थे ना कि भाई इसको डिकम्पोज करते थे, पानी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल पढ़ते थे आप। तो यहाँ पर 2H2O को हम इलेक्ट्रिक चार्ज देते थे, तो ये आपका टूट जाता था हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है,
तो जहां इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन ये कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है? ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, यहां हमें इसको करवाना पड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यही आपको मैंने बताया कि इसमें हमें यही सीखना है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करवाने के लिए हम उन रिएक्शंस को चूज करेंगे जो स्पॉन्टेनियस है, और अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो वहां पर हम चूज करेंगे कि ऐसे रिएक्शन को जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से? चलिए जी, अब थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलता हूं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, चैप्टर सुनने में आसान लग रहा होगा, बिल्कुल एक कंसेप्ट में बिल्कुल आराम से क्लियर करके चलता हूँ साथ साथ कि भाई ये क्यों हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये सब बातें, ताकि आपको आगे चैप्टर पढ़ते टाइम कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये कैसे आया। ठीक है, अच्छा चलिए, उसके बाद देखिए ये सब जो मैं बता रहा हूं आपको कि केमिकल रिएक्शन करवानी है तो बिजली देनी है या बिजली मिलेगी, ये है ऐसा तो नहीं है कि हाथों में बीकर पकड़ेंगे और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि केमिकल्स को हाथों में रखेंगे तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी ना। जैसे हम बैटरी बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं, तो एक अरेंजमेंट है ना, अब उसके अंदर केमिकल को अरेंज करके रखा हुआ किसी तरीके से। तो वो जो डिवाइस है, जिस बैटरी भी एक डिवाइस है, सेल भी एक डिवाइस है, वो जो डिवाइस है, जिस डिवाइस के अंदर ये दोनों तरह की रिएक्शन हो सकती हैं, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब जिस डिवाइस की हेल्प से हम या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं या जिस डिवाइस की हेल्प से हम केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस डिवाइस को क्या नाम दिया गया? ठीक है, तो उस डिवाइस का नाम दिया गया हमें, क्या नाम दिया गया? उस डिवाइस का नाम हमें दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? देखिए केमिस्ट्री के अंदर बैटरी और सेल का एक ही मतलब है भाई, आपको पहले ही बता रहा हूं मैं, केमिस्ट्री के अंदर बैटरी और सेल का एक ही मतलब है। अगर बैटरी बोल रहा हूं तो मतलब भी वही, फिर भी वही मतलब है, सेल बोल रहा हूं तो भी वही मतलब है, तो हम सेल ही वर्ड यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, बैटरी वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ये क्या है? ए डिवाइस which can convert electric energy into chemical energy और वाइस वर्सा। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, या इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे कि आपके घर के इन्वर्टर की बैटरी, वो दोनों काम कर रही है, देखिए वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बढ़िया एग्जांपल है। उसमें होता क्या है, देखिए उसमें ये होता है कि जब तक बैटरी काम कर रही है तब तक वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं। आपकी फोन की बैटरी बहुत बड़ी एग्जांपल है भाई, और जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। वही बात आपकी फोन की बैटरी में भी होता है, जब तक फोन की बैटरी चार्ज है, फुल चार्ज है, तो उससे हमें बिजली मिल रही है ना, तो वहां पर वो क्या हो गया, वहां पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन जब वो सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसी प्रोडक्ट को हम वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। ठीक है, तो वो जो डिवाइस आपका वो क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। यानी आपके फोन के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रहा है, आपके घर की इन्वर्टर की बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रहा है, आपके टीवी के रिमोट के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रहा है, और आपके एसी के रिमोट के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रहा है, आपकी घड़ी के सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए जी, अब देखिए इन्वर्टर की बैटरी में दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, एक ही जगह पर हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अलग अलग यूज करना पड़ता है ना, या अलग अलग नाम देने पड़ते हैं। भाई ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है उसको क्या कहेंगे, फिर उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या कहेंगे, और दूसरा कि जो डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर रहा है उस डिवाइस को क्या कहेंगे। ठीक है, तो आपको मैं वही बता रहा हूं कि टाइप क्या क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, क्या क्या टाइप आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हो सकते हैं? एक तो होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इस ये है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही, तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, इस डिवाइस में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी की हेल्प में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे सीखेंगे अभी आगे, बट अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि करना क्या है, ये सेल करता क्या है, ठीक है। कैसे करता है वो बाद में देखेंगे। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। एक तरह के और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं भाई, अलग से बता देता हूं आपको मैं, इनमें हम नहीं पढ़ रहे हैं उसको, अलग से बताता हूं उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर क्या होता है, इस सेल के अंदर भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदला जाता है, बट एक्चुअल में इस सेल में, देखिए इस सेल में हम ये नहीं कह सकते केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि इस सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी ही प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी ही है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें केमिकल रिएक्शन होगी। मतलब ये एक ऐसा सेल है जिसमें शायद किसी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अलग तरह का सेल बन गया कंसंट्रेशन सेल। बात समझ लीजिए कि इसमें तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां कंसंट्रेशन सेल में ऐसा होता है कि यहां शायद केमिकल्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ना, सॉरी केमिकल रिएक्शन ना हो, लेकिन उसके बावजूद उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। कैसे हो जाए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ लेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा कि इसमें क्या होता है कंसंट्रेशन सेल में थोड़ा सा अलग से, ठीक है। बट फिलहाल आप इन्हीं को समझिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और कितने टाइप के हो सकते हैं। तो एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, 30-40% जो हमारा पार्ट है चैप्टर का वो हम यहाँ से पढ़ेंगे, और बाकी जो पार्ट आपका है वो हम गैल्वेनिक सेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनको बता दो कि एनसीईआरटी में शायद पहले उन्होंने गैल्वेनिक सेल के बारे में दिया हुआ है सारा कुछ, उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया हुआ है। मैं थोड़ा उल्टा हूँ, मैं पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में सारा पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, उसके बाद हम आराम से गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ते रहेंगे क्लियरली, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए जी, इसको साफ कर दें। अब देखिए भाई, बात यह है कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम प्रोसेस लिखते हैं पहले तो इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहां से हमारा चैप्टर जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है। अच्छा देखिए, अब पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कुछ और समझने से पहले हमें जो जरूरी है वो ये समझना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। लाइसिस का मतलब होता है भाई ब्रेक करना, ब्रेकिंग, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रोलाइट को बोल सकते हो, तो इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना, या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करना, दोनों आप बोल सकते हो, ठीक है। या तो आप लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना, इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। किसी इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। या ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी केमिकल को ब्रेक करना, वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो दोनों तरीके ठीक है आपके, ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना, या ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करना, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ वर्ड का मतलब समझाया, पूरी डेफिनेशन मैंने आपको नहीं दी है। अब देखिए होता क्या है, होता यह है कि जैसे पानी का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि पानी को हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो उसके बाद वो डिकम्पोज हो रहा है H2 में और O2 में, वो जो प्रोसेस आपकी है दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। कंसेप्ट समझ में आया? जब मैंने आपसे कहा कि हम H2O को डिकम्पोज कर रहे हैं तो वहां से आपको H2 प्लस O2 मिलता है, और ये प्रोसेस हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक कंपाउंड को, एक मॉलिक्यूल को पार्ट ब्रेक कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां से हम इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोल सकते हैं। एक दूसरी बात देखिए, ये कैसी रिएक्शन थी आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि द फिनोमिना, ऐसा फिनोमिना, द फिनोमिना इन विच ए इलेक्ट्रोलाइट, इन विच ए
इलेक्ट्रोलाइट, या इसकी बजाय आप एक लीजिए कि इन विच ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन is carried out by the passing electricity is called electrolysis। ठीक है, ऐसी कोई भी फिनोमेना जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। तीसरा, इलेक्ट्रोलाइसिस को करने के लिए तीन जरूरी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। एक तो हमारे पास होना चाहिए मेजर कंपोनेंट जो हमारे पास होने चाहिए, किसके लिए? मेजर कंपोनेंट हमारे पास किसके लिए होने चाहिए? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए। क्या? एक तो हमारे पास होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्या होना चाहिए? एक तो जिसको ब्रेक करना है भाई, किसको? इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना है, तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होना जरूरी है, या कंपाउंड कह सकते हो आप, केमिकल कंपाउंड कह सकते हो आप, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? तो जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा है वो दो सोर्ट में हो सकता है, या तो वो मोल्टन फॉर्म में हो सकता है, पिघला हुआ, या फिर वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो सकता है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट दो सिचुएशन में हमारे पास होना चाहिए, मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में। दूसरा हमारे पास क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो भाई तोड़ेंगे कैसे? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा कंपोनेंट क्या जरूरी है हमारे लिए? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और तीसरा कंपोनेंट हमारे लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए कोई मीडियम चाहिएगा नहीं चाहिएगा? इलेक्ट्रिसिटी आएगी कैसे? जैसे दो तार हैं, उन दो तारों को मैं डुबो दूंगा तो तार किसका काम करेंगी? वो तारें आपका इलेक्ट्रोड का काम करेंगी, ठीक है। तो तीन चीजें हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी करवाने के लिए, एक इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रिसिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक हमारे इलेक्ट्रोड हम दो तरह के ले सकते हैं, या तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, मतलब जो खुद रिएक्टिव ना हो, ऐसे इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्शन ना करें, जैसे ग्रेफाइट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सिल्वर हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, सिल्वर तो रहने दीजिए फिलहाल आप, प्लेटिनम हो सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड ऐसे हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं। और दूसरे आपके हो सकते हैं जो रिएक्टिव हो, जो खुद भी रिएक्शन करते हो, रिएक्शन में हिस्सा लेते हो, ठीक है। किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड हो गए जो रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट आपके बहुत जरूरी हैं। अब प्रोसेस होती कैसे है, देखिए अभी में दो बातें हो रही, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, एक तो हम इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, दूसरा फिर उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना और प्रोडक्ट बनना चाहिए, मतलब तभी मैंने लिखा है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पूरी होएगी। अब उसमें होगा क्या, उसमें इलेक्ट्रोड टूटेगा भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, और फिर उससे प्रोडक्ट भी बनेगा कुछ ना कुछ हमें, ठीक है। तो यही प्रोसेस थी आपकी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस जो हमारी होती है वो होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। बताया था ना कि इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो कैसे करता है वो सब बातें आपको बताऊंगा मैं कल वाले लेक्चर में। तो उसको जानने के लिए आपको आना पड़ेगा कल वाले वीडियो देखने। तब तक के लिए करते हैं इसको खत्म, स्टॉप यहीं पर, और कल मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।